Hi everyone and welcome to our one more new video on building material series and this video is all about aggregates. एग्रीगेट्स के बारे में दोस्तों आज हम लोग काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे। तो अगर आप लोगों को एग्रीगेट्स के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें जानना है तो आप लोग वीडियो में हमारे साथ बने रहिए आखिर तक। आज हम लोग काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाले हैं दोस्तों एग्रीगेट्स के बारे में। एग्रीगेट्स एक ऐसा टॉपिक है जो एसएससी एंड स्टेट पीएससी एंड इवन ईएससी में काफ़ी बार और काफ़ी ज़्यादा टाइम्स पूछा गया है। एसएससी में तो दोस्तों इससे एक एक शिफ्ट में चार चार पाँच पाँच क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आता है उस पर्सपेक्टिव से। तो चलिए आज हम लोग उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एग्रीगेट्स के बारे में कुछ डेफिनेशंस बताऊंगा और कुछ न्यूमेरिकल्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बने रहिए सेशन में। चलिए अगर हम लोग स्टार्ट करें आज का सेशन, दैट इज़ एग्रीगेट्स। दोस्तों एग्रीगेट्स की मैं जहाँ पर बात करता हूँ तो एग्रीगेट्स का नाम आप सब लोगों ने सुन भी रखा है और एग्रीगेट्स को आप सब लोगों ने देख भी रखा है। एग्रीगेट्स बेसिकली दोस्तों दो टाइप्स के होते हैं, वन इज़ कोर्स एंड अदर वन इज़ फाइन। इनका हम लोग बेसिकली यूज़ कहाँ पर करते हैं? दोस्तों एग्रीगेट्स का यूज़ किया जाता है मोर्टार बनाने में और कंक्रीट बनाने में। अगर हम डेफिनेशन वाइज बात कर लेते हैं तो एग्रीगेट्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। इन द प्रोडक्शन ऑफ मोर्टार एंड कंक्रीट एग्रीगेट्स आर द मटेरियल्स बेसिकली यूज्ड एज फिलर्स विथ बाइंडिंग मटेरियल। दोस्तों कंक्रीट और मोर्टार बनाने के लिए एग्रीगेट्स का यूज़ किया जाता है एज अ फिलर मटेरियल। ये टर्म यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिलर मटेरियल, एज अ फिलर मटेरियल यूज़ किया जाता है। कंक्रीट या मोर्टार बनाने के लिए हमको सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी देता है। तो एज अ बाइंडिंग मटेरियल हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं सीमेंट का। सीमेंट हमको स्ट्रेंथ देता है लेकिन वहाँ पर स्ट्रेंथ का पर्सपेक्टिव उसका इतना नहीं होता है। वहीं पर अगर हम लोग स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लेते हैं तो स्ट्रेंथ हमको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर मिलती है एग्रीगेट से। दोस्तों अगर हम मोर्टार बनाते हैं तो वहाँ पर सीमेंट के साथ फाइन एग्रीगेट मिलाया जाता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हैं। तो सीमेंट के साथ जब आप फाइन एग्रीगेट दैट इज सैंड अगर मिलाते हैं तो वहाँ पर हमको मिलता है मोर्टार। इसी तरीके से अगर हम इस डेफिनेशन में आगे बढ़ते हैं, दैट इज दे प्रोवाइड द बॉडी टू द मिक्स बाय ऑक्यूपाइंग 70 to 80% ऑफ द वॉल्यूम। इसका मतलब दोस्तों ये मिक्स में आपका क्या काम करते हैं, 70 to 80% वॉल्यूम आपके मिक्स में एग्रीगेट्स का होता है। 70 to 80 पर मिल जा रहा है हमारा एग्रीगेट से। इसका मतलब कि एग्रीगेट हमारे मिक्स को इकोनॉमिकल भी बनाता है क्योंकि सीमेंट के स्पेस को वहाँ पर फिल कर देता है। और जहाँ पर सीमेंट जैसे ही हमारे मिक्स में कम होता है वैसे ही हमारा जो मिक्स होता है वो इकोनॉमिकल हो जाता है। दोस्तों इसी तरीके से अगर आप आगे देखेंगे तो मैंने कंक्रीट को यहाँ पर कंपोजिशन के रूप में रखा है। तो कंक्रीट में आप लोग जब देखते हैं तो कंक्रीट बनाया जाता है सीमेंट, फाइन एग्रीगेट दैट इज सैंड और कोर्स एग्रीगेट से। दोस्तों कोर्स एग्रीगेट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो कोर्स एग्रीगेट बेसिकली कुछ नहीं होता। कोर्स एग्रीगेट को नॉर्थ इंडिया में गिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो जितने नॉर्थ इंडियंस यहाँ पर देख रहे हैं वो इसको रिलेट कर पाएंगे कि आपने कोर्स एग्रीगेट देख रखे हैं। चलिए इसी सीरीज़ में अगर हम लोग आगे बात करें तो दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट, जो हमारा अगला टॉपिक निकल कर आता है। दोस्तों एग्रीगेट के क्लासिफिकेशंस पर भी काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कितने कितने टाइप्स के एग्रीगेट होते हैं और डायरेक्टली कौन कौन से एग्रीगेट और क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमको आगे इस क्लासिफिकेशन में देखने को मिलेंगी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, दोस्तों सबसे पहले हम शेप के बेसिस पे बात कर लेते हैं कितने टाइप के एग्रीगेट्स होते हैं। सबसे पहला हमारा जो एग्रीगेट निकल कर आता है दोस्तों दैट इज़ राउंडेड एग्रीगेट्स। राउंडेड एग्रीगेट्स दोस्तों जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा ये शेप में राउंडेड होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पर जो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उस पर ध्यान दीजिएगा। इट कंटेन्स मिनिमम रेशो ऑफ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम। यानी दोस्तों वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इसका जो सरफेस एरिया होता है वो सारे तरह के एग्रीगेट्स में मिनिमम निकल कर आता है। यानी कि इसको लुब्रिकेट करने के लिए, इस तरह के एग्रीगेट्स को लुब्रिकेट करने के लिए हमको मिनिमम सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए इस टाइप को एग्रीगेट्स को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। दोस्तों प्रीवियस के क्वेश्चंस में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, उसमें पूछा गया है कि मोस्ट प्रेफरेबल एग्रीगेट्स कौन से होते हैं। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि राउंडेड एग्रीगेट्स आर द मोस्ट प्रेफरेबल एग्रीगेट्स अमंग ऑल ऑफ देम। चलिए इसी सीरीज़ में अगर हम बात करते हैं आगे, तो सीमेंट पेस्ट रिक्वायर्ड इज़ मिनिमम एंड ऑल्सो हैव मिनिमम वॉइड्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सीमेंट पेस्ट इसमें सबसे कम लगेगा और इसमें मिनिमम वॉइड्स भी होते हैं क्योंकि स्फेरिकल शेप अराउंड अराउंड स्फेरिकल शेप कंटेन करने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए इसमें वॉइड्स सबसे कम मिलते हैं हमको। इसी तरीके से हम लोग अगले एग्रीगेट्स के बारे में बात करते हैं दैट इज़ एंगुलर एग्रीगेट्स। दोस्तों दीज एग्रीगेट्स प्रोवाइड मैक्सिमम वॉइड। यहाँ पर ये कह रहा है कि इस तरह के एग्रीगेट्स में हमको मैक्सिमम वॉइड देखने को मिल जाता है
क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। स्ट्रक्चर बेसिकली इस तरह का एंगुलर होने की वजह से इनकी जो पैकिंग होती है वो दोस्तों इतनी इवन नहीं हो पाती जितनी राउंडेड एग्रीगेट्स में होती है। इसीलिए इनमें हमको वॉइड का जो वॉल्यूम होता है दैट इज़ अबाउट 40 to 50% देखने को मिल जाता है। यानी आप सोचिए कि हमारे किसी भी एग्रीगेट के प्रोपोर्शन में 50% तो वहाँ पर सिर्फ वाइट्स ही वाइट्स हैं। तो क्या इस तरह के एग्रीगेट को कभी भी प्रेफर किया जाएगा? ऑब्वियसली नहीं दोस्तों। तो कभी भी मोस्ट अनप्रेफरेबल एग्रीगेट्स के बारे में अगर कोई पूछता है तो दैट इज़ एंगुलर एग्रीगेट्स, क्योंकि यहाँ पर 40 to 50% हमारा सिर्फ वाइट्स ही है और उन वाइट्स में लुब्रिकेट करने के लिए हमको सीमेंट डालना पड़ेगा। तो इस तरह के एग्रीगेट्स को कभी भी प्रेफर नहीं किया जाता है। दीज आर ओनली सूटेबल फॉर हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट। इसकी सिर्फ एक प्रॉपर्टी ये होती है दोस्तों कि इस तरह के एग्रीगेट्स को अगर बेसिकली कहीं भी अगर यूज़ किया जाता है तो ये वहाँ पर हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट देता है। एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड वेरी गुड बॉन्ड विद इन द मिक्स। इसकी एक अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि अगर इसको आप मिक्स में डालेंगे तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग देगा, क्योंकि इसका एंगुलर स्ट्रक्चर होता है तो ये सीमेंट को काफ़ी अच्छे से बांध के रखता है। दोस्तों मैंने यहाँ पर नीचे एक इम्पॉर्टेंट टर्म लिखी है। इम्पॉर्टेंट टर्म में दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है कि मैक्सिमम द साइज ऑफ पार्टिकल्स मैक्सिमम द वॉइड्स देयर विल बी। एक्चुअली जितना बड़ा पार्टिकल का साइज़ होगा उतने ही ज़्यादा वॉइड्स हमको उस चीज़ में देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप अगर सैंड और किसी भी कोर्स एग्रीगेट का कंपैरिजन करते हैं तो दोस्तों सैंड में आपको मिनिमम वॉइड्स देखने को मिलते हैं और मैक्सिमम वॉइड्स आपको कोर्स एग्रीगेट में देखने को मिलते हैं। यानी कि जितना बड़ा आपका पार्टिकल का साइज़ होगा उतने ही बड़े उसमें वॉइड्स देखने को आपको मिल जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अगले जो एग्रीगेट्स आते हैं इसी सीरीज़ में वो है हमारे पास फ्लेकी एग्रीगेट्स। अब दोस्तों फ्लेकी एग्रीगेट्स और चौथा है एलोंगेटेड एग्रीगेट्स। ये दोनों एग्रीगेट्स एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों से बहुत ज़्यादा बार आई मीन रियली काफ़ी ज़्यादा बार क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं और जो मैंने चीज़ें यहाँ पर अंडरलाइन की हैं ये इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी बेसिकली मेन डेफिनेशन है। सो देखते हैं क्या होते हैं फ्लेकी एग्रीगेट्स। दीज एग्रीगेट्स आर दोज इन विच लेटरल डायमेंशन इज लेस देन 0.6 टाइम्स द मीन डायमेंशन। इसका मतलब दोस्तों इसकी जो लेटरल डायमेंशन होती है फ्लेकी एग्रीगेट्स में जो लेटरल डायमेंशन होती है इसके मीन डायमेंशन का 0.6 टाइम्स होती है। अगर 0.6 टाइम्स की मैं बात करूँ तो 0.6 is also can be called 3/5 because 3/5 is basically equal to 0.6। तो दोस्तों एसएससी जेई में ये काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन कि फ्लेकी एग्रीगेट्स कौन से होते हैं जिनकी मीन डायमेंशन 3/5 होती है, सॉरी जिनकी लेटरल डायमेंशन उनकी मीन डायमेंशन का 3/5 टाइम्स होती है, दैट इज़ 0.6। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे एलोंगेटेड एग्रीगेट्स के बारे में तो एलोंगेटेड एग्रीगेट्स में भी इसी तरह की डेफिनेशन निकल कर आती है कि इनकी लेंथ इनकी मीन डायमेंशन का 1.8 टाइम्स होती है। इस 1.8 को वो रेशनल फॉर्म में भी दे सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बस आपको मेन डेफिनेशन ये याद रखनी है कि इसके मीन डायमेंशन का 1.8 टाइम्स होती है उसकी लेंथ एलोंगेटेड एग्रीगेट्स में। ठीक है, तो ये अंडरलाइन वाली चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सही तरीके से याद रखना है। ये जो मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पर अंडरलाइन करके रखी हैं ये आप बिल्कुल याद रखिए। इन्हीं चीज़ों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो ये दो टर्म्स आपको बहुत ज़्यादा बार मिल जाएंगी। चलिए, तो ये था हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अगर हम आगे बात कर लेते हैं, अब हम साइज़ के बेसिस पर देखते हैं दोस्तों एग्रीगेट्स को। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कोर्स एग्रीगेट के बारे में। कोर्स एग्रीगेट दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पर क्या होता है। दीज एग्रीगेट्स फॉलिंग इन द रेंज ऑफ 80 mm to 4.75 mm आर कॉल्ड कोर्स एग्रीगेट्स। कोर्स का दोस्तों थोड़ा सा मतलब यही है कि वो बड़े साइज़ के एग्रीगेट्स होते हैं। अगर साइज़ को अगर हम डिफाइन करें तो इनका साइज़ का जो रेंज निकल कर आता है दैट इज़ 4.75 mm to 80 mm। यानी कि 4.75 mm से 80 mm की रेंज में जितने भी पार्टिकल्स वाले एग्रीगेट्स होंगे उन सबको डाला जाएगा कोर्स एग्रीगेट के टर्म में। दोस्तों इसी तरीके से दोस्त यहाँ पर हमारे पास अगले आते हैं दैट इज़ फाइन एग्रीगेट्स। फाइन एग्रीगेट्स क्या होते हैं, इनका जो पार्टिकल रेंज होता है दैट इज़ लेस देन 4.75 mm। यानी कि जितने भी एग्रीगेट्स जिनके पार्टिकल 4.75 mm से कम होंगे, 4.75 mm से किसी से जितने भी पार्टिकल्स इनके पास हो जाएंगे दैट ऑल विल बी टर्म्ड इनटू फाइन एग्रीगेट्स। ये चीज़ आपको याद रखना है। साइज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों में। यहाँ पर 80 mm से 4.75 mm तक और 4.75 mm से जितने भी नीचे होंगे दैट ऑल विल बी फाइन एग्रीगेट्स। तो ये दोस्तों साइज़ के बेसिस पर हमने एग्रीगेट्स को देख लिया है। तीसरा टाइप जो आता है दैट इज़
जियोलॉजिकल ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल ऑरिजिन। तो जियोलॉजिकल ऑरिजिन के बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास दो टाइप के फिर से एग्रीगेट्स देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल एग्रीगेट। नेचुरल एग्रीगेट्स आर ऑब्टेन्ड बाय क्रशिंग द क्वेरीज ऑफ igneous, sedimentary and metamorphic rocks. Majorly they are obtained from igneous rocks. दोस्तों हमारे पास तीन तरह के रॉक्स होते हैं, igneous, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री। इन तीनों रॉक्स की क्रशिंग के बाद हमको जो एग्रीगेट्स मिलते हैं, नेचुरली क्रशिंग, नेचुरली जब वो डिसइंटीग्रेट होते हैं तो उनकी क्रशिंग के बाद जब हमको एग्रीगेट्स मिलते हैं, दोज एग्रीगेट्स आर नोन एज नेचुरल एग्रीगेट्स। और बेसिकली उनमें सबसे ज़्यादा जो रॉक्स जिस टाइप का हमको मिलता है दैट इज़ फ्रॉम इग्नियस रॉक्स। अगले टॉपिक की हम बात करते हैं दैट इज़ आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स। तो आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स जैसा कि आप लोग नाम से ही समझ पा रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने यानी कि ह्यूमंस ने बनाई हैं उनकी वजह से हमको जो एग्रीगेट्स मिलते हैं डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म में, दैट इज़ आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स। तो यहाँ पर देखते हैं दीज एग्रीगेट्स आर ऑब्टेन्ड बाय ब्रोकन ब्रिक्स, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग एंड सिंथेटिक एग्रीगेट्स। यानी कि ब्रिक के टूटे हुए टुकड़े सारे के सारे, ब्लास्ट फर्नेस की स्लैग और सिंथेटिक एग्रीगेट्स अगर बनते हैं कोई तो वो सारे के सारे फॉल होते हैं आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स की टर्म में। सिंपल चीज़ थी दोस्तों। इसके बाद फाइनेस मॉडुलस की बात कर लेते हैं। फाइनेस मॉडुलस दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आते हैं दोस्तों न्यूमेरिकल। और ये जो टेबल आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस टेबल से दोस्तों रेंज में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। ये रेंजेस जितनी भी दी गई हैं इनसे काफ़ी बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये आपको ये जो टर्म्स हैं ये बहुत ज़्यादा याद रख के चलना है आगे के लिए। तो अगर हम फाइनेंस मॉडुलस के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो फाइनेंस मॉडुलस बेसिकली हमारा क्या है, दिस इज़ एन इंडेक्स नंबर, दिस इज़ एन इंडेक्स नंबर विच इज़ रफली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल इन द एग्रीगेट। ये हमारे पास क्या है, तो फाइनेंस मॉडुलस एक ऐसा रेशो आपने को देखने को मिल जाता है जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज होता है रिटेन्ड ऑन द सीव्स ऑफ स्टैंडर्ड साइज। तो हम यहाँ पर डेफिनेशन वाइज भी देख लेते हैं इसको। यहाँ पर कह रहा है कि फाइनेंस मॉडुलस एक ऐसा इंडेक्स नंबर है जो कि रफली प्रोपोर्शनल होता है अपने एवरेज साइज़ के, जितने भी पार्टिकल्स उस एग्रीगेट में मौजूद हैं उनके एवरेज साइज़ के रफली प्रोपोर्शनल होता है फाइनेंस मॉडुलस का रेंज। ये एक्चुअली क्या होता है, दिस इज द सम ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड ऑन दी सीव्स ऑफ स्टैंडर्ड साइज। यानी कि दोस्तों जितनी भी स्टैंडर्ड साइज की सीव दैट इज रेंजिंग फ्रॉम 150 माइक्रोन टू 80 mm तक ये रेंज होती है स्टैंडर्ड सीव्स की। तो इसमें जितने भी पार्टिकल्स रिटेन होते हैं उनका क्यूमुलेटिव परसेंटेज दैट इज नोन एज फाइनेंस मॉडुलस। ये तो दोस्तों हो गई बात डेफिनेशन वाइज। अब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है हम लोग वो देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम्स में दोस्तों यहाँ पर पूछा जाता है आपसे रेंज। ये जो टेबल आप लोग यहाँ देख रहे हैं ये एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये रेंजेस आपको बिल्कुल याद रखना है। ये अलग अलग एग्रीगेट्स के लिए पूछ ली जाती हैं, आपको रेंज दी जाएगी और पूछा जाएगा आपसे कि ये किस कैटेगरी के लिए फॉल करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको रेंज एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर कोर्स एग्रीगेट की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है 6 से 8.5 इसका फाइनेंस मॉडुलस का रेंज। फाइन एग्रीगेट की वहीं पर हम बात करते हैं तो इसका फाइनेंस मॉडुलस का रेंज होता है दोस्तों 2 to 3.5। मिक्स्ड एग्रीगेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो दैट इज़ 4.7 to 7। कोर्स एग्रीगेट की बात कर लें तो यहाँ पर फाइनेंस मॉडुलस का रेंज मिलता है 2.9 to 3.2। मीडियम सेंड की वहीं पर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर रेंज आपको देखने को मिलता है 2.6 to 2.9। फाइन एग्रीगेट की दोस्तों बात कर लेते हैं तो 2.2 to 2.6। अब प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो सेंड वाले हैं यहाँ पर हमको काफ़ी ज़्यादा बार देखने को मिले हैं। तो सेंड वाले आपको जो रेंज हैं वो इम्पोर्टेंट रखने हैं, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो प्रीवियस ईयर्स में इन पे काफ़ी ज़्यादा बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। चलिए इस रेंज के बाद, इस इम्पॉर्टेंट रेंज के बाद अगर हम लोग एक क्वेश्चन से यहाँ पर डील कर लेते हैं, इस तरह के न्यूमेरिकल्स अब रिसेंट ईयर में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि द परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट ऑफ फाइनेंस मॉडुलस 2.6 टू बी combined with coarse aggregate of fineness modulus 6.8 for obtaining the aggregate of fineness modulus 5.4। यानी कि हमारे पास परसेंटेज दिया हुआ है फाइनेंस मॉडुलस, परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट निकालना है हमको दोस्तों जिसका फाइनेंस मॉडुलस हमको 2.6 दिया गया है, जिसका फाइनेंस मॉडुलस हमको 2.6 यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए एग्रीगेट ऑफ फाइनेंस मॉडुलस 2.6, इसका हमको परसेंटेज निकाल के देना है कि कितना परसेंट इस एग्रीगेट को लगाना पड़ेगा। अगर हम उस एग्रीगेट में कोर्स एग्रीगेट जो कि 6.8 को मिला रहे हैं, जिसका फाइनेंस मॉडुलस 6.8 है उसको हम मिला रहे हैं, और उससे हमें ऑब्टेन क्या करना है दोस्तों,
एक 5.4 के फाइनेंस मॉडुलस वाला एग्रीगेट फाइंड करना है। तो हमको कितना प्रोपोर्शन चाहिए उस फाइन एग्रीगेट का, वो हमको यहाँ पर बताना है। इसका सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा इजी है दोस्तों, आप यहाँ पर देख लीजिए एक बार, आप लोग इस सॉल्यूशन को देख लीजिएगा। बेसिक और बहुत ही इजी फॉर्मूला के टर्म में आपको सॉल्यूशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर फॉर्मूला है दैट इज आर इक्वल टू P2 माइनस P3 अपॉन P3 माइनस P1। सिंपल सा फॉर्मूला दोस्तों आपको याद रखना है, P2 माइनस P3 अपॉन P3 माइनस P1, 23 एंड 31। तो इसमें अगर आप वैल्यूज पुट करते हैं, P2 इज 6.8, P3 इज 5.4, अगेन P3 इज 5.4 एंड P1 इज 2.6। दोस्तों इस तरीके से अगर आप वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.5। 0.5 का मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको इस फाइन एग्रीगेट का 50% हिस्सा मिलाना पड़ेगा इस कोर्स एग्रीगेट में, जिसका फाइनेंस मॉडुलस 6.8 है, टू ऑब्टेन अ मिक्स एग्रीगेट ऑफ फाइनेंस मॉडुलस 5.4। इस पूरे सवाल का ये मतलब है दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन और ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लोग हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं, आप लाइक बटन दबाइए, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे दोस्तों हमारे चैनल पर। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, और एग्रीगेट में मैं आप लोगों को टेस्टिंग ऑफ एग्रीगेट्स के बारे में भी बताऊंगा दोस्तों, लेकिन उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो तैयार करके रखा है, तो वो वीडियो भी हम लोग जल्दी अपडेट करने वाले हैं हमारे चैनल पर। तो आप लोग बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे दोस्तों इसी इसी तरीके से। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। हैव अ नाइस डे गाइस।